करेंगे? फोर्स। फोर्स के बारे में बात करेंगे। समझ आई बात? हाँ बताओ फिर क्या समझते हो फोर्स से? सर, पुश करना, पुल करना। हाँ जी, सर, धक्का मारना, खींचना। देखो सर, आपकी आवाज नहीं आ अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ओके, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स का मतलब होता है या तो पुश या फिर क्या? पुल। पुल। आप किसी चीज को या तो पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, या उसको खींचेंगे, पुल करेंगे, विच कैन। अब ये फोर्स कर क्या कह सकती है, सोच के बताइए। सर, बॉडी को हिला सकती है, रोक सकती है, डायरेक्शन बदल सकती है और शेप बदल सकती बॉडी की शेप चेंज कर सकती है, यस है। सर। बॉडी का साइज चेंज कर सकती है, यस। यस सर। बॉडी का स्टेट चेंज कर सकती है। यस। यस। स्टेट मतलब कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको किस में ला सकती है? मोशन। मोशन में। मोशन में है तो मोशन से किस में ला सकती है? रेस्ट। रेस्ट में। बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यस। ये सारे काम कर सकती है फोर्स आपकी। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं? यस। बोलो, किसी भी तरह की कोई समस्या? सर, वो ये भी कर सकती है ना सर, इलास्टिसिटी है वो सब। हाँ हाँ, मतलब खींच सकती है पकड़ के, वो तो चेन चेन शेप चेन साइज में आ गया ना। हाँ सर, वो रिस्टोरिंग फोर्स सब पता ना। है ना, वो सारी सब उसी फोर्स में आ जाएगा। यस सर। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ चलो, अब बेटा ये तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं, तो शायद आपको भी नहीं पता होगा, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देते हैं कि नेचर में 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस डिफाइन की गई हैं। कितने तरीके की? 4। 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेस डिफाइन की गई है। जैसे देखो, हमारे आसपास आपने ऑब्जेक्ट्स देखे हैं? हाँ सर। यस सर। हमारे आसपास ऑब्जेक्ट देखे हैं कि नहीं? यस सर। राइट। यस सर। हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स 4 तरीके की फोर्सेस से ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मतलब जितनी भी फोर्सेस हैं, उन सबको ब्रॉडली अपन कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी। वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पता होनी चाहिए एक फिजिक्स स्टूडेंट को। पहली फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट? वो है ये, वीकेस्ट बट इनफाइनाइट रेंज। इसका क्या मतलब है? ये फोर्स बेटा वीकेस्ट होती है, सबसे हल्की, सबसे कम फोर्स होती है। पर इनफाइनाइट रेंज का मतलब ये होता है कि ये तब भी दो बॉडीज के बीच में लगेगी जब उनके बीच के डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टेंड करेंगे। जैसे अर्थ और मून के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। हालांकि वो फोर्स होती बहुत कम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल, बट होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। दूसरी फोर्स जो होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखना चाहिए मुझे कायदे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक दोनों एक में ही आते हैं। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दोनों चीजें आती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, और यस मैग्नेटिक फोर्स यस, भी आ गई। मैग्नेटिक फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अ मैग्नेट, अच्छा सर, ओके सर। वेरी वेरी स्ट्रांग एंड आल्सो इनफाइनाइट रेंज। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, बिकॉज इसमें दोनों ही चीजें कब अच्छी होती हैं। एक तो ये फोर्सेस होती बहुत स्ट्रांग है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक होती है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रांग फोर्स होती है, काफी स्ट्रांग फोर्स होती है। और दूसरा, रेंज भी इसकी इनफाइनाइट होती है कि अगर दो चार्जेस काफी दूर पे रखे हुए हैं तब भी उनके बीच में फोर्स एग्जिस्ट करेगी। मैग्नेटिक फोर्स भी ओवर अ वेरी लार्ज पीरियड ऑफ डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई दिस फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे तो आपकी क्लास 12th का 60% ऑफ द सिलेबस यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लास 12th में आपको कम से कम 4 से 5 महीने सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स पे पीएचडी कराई जाएगी 2-2.5 महीने, फिर मैग्नेटिज्म पे पीएचडी कराई जाएगी 2-2.5 महीने। 60% ऑफ सिलेबस बस यही है। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। तीसरे टाइप की फोर्स होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है, कैसे होता है, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। इससे आपकी मुलाकात होगी 12th क्लास के बिल्कुल आखिर में जाके, यानी कि आपकी जर्नी का जो लास्ट चैप्टर होगा जेई प्रिपरेशन का, जब आप 12th क्लास के बिल्कुल लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे, मॉडर्न फिजिक्स, वहां जाके आपको पता चलेगा कि क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। राइट, नाम ही बता रहा है वीक न्यूक्लियर है, तो आप इसके बारे में क्या याद रखेंगे? दिस इज नेक्स्ट वीकेस्ट, आफ्टर ग्रेविटेशन, नेक्स्ट वीकेस्ट आफ्टर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑल्सो शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का क्या मतलब समझ में आता है? कम डिस्टेंस पे जा सकते। ये सिर्फ दो पार्टिकल्स के बीच में तभी एग्जिस्ट करती है जब उनके बीच का डिस्टेंस बहुत, कम होता है। यानी कुल मिला के किसी भी काम की नहीं है। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बड़ा नहीं है भी वीक, और डिस्टेंस भी बहुत छोटा सा। सबसे वही याद। और फिर आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फिर भी आपके काम की है। क्यों काम की है? बिकॉज याद रखिएगा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फोर्स है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। बस इसका ड्रॉबैक ये होता है कि होता तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, रेंज छोटी, लेकिन क्या होता है, ये रेंज छोटी होती शॉर्ट रेंज होता है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगता। बोलो भैया। सर दोनों न्यूक्लियर फोर्स को एक ही साथ क्यों नहीं लिखते? बेटा, दोनों न्यूक्लियर फोर्स को एक साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक टाइप की न्यूक्लियर फोर्स बहुत बड़ी है और एक टाइप की न्यूक्लियर फोर्स छोटी है बहुत। बहुत छोटी है। समझ आई बात? तो इस वजह से अपन ने नहीं रखा है। तो व्हाट इज द वीकेस्ट फोर्स? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो आपसे कोई पूछ ले व्हिच आर द फोर्सेस व्हिच हैव इनफाइनाइट रेंज? ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ जी, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। gravitational and electromagnetic have infinite range, and the weak nuclear and strong nuclear have शॉर्ट, शॉर्ट रेंज। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने फोर्स का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल से डेफिनेशन बनाया कि इतने टाइप की फोर्स होती है। इसके अलावा बेटा समझो, इसके अलावा
फोर्स का अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? देखो ये जो क्लासिफिकेशन था, ध्यान से सुनना, ये कैसी फोर्सेस थी? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ये है कि नेचर में पाई जाने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी इन्हीं कैटेगरी में आ जाएंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. बोलो, क्लियर है? हाँ sir. Clear है sir. अब सुनिएगा मेरी बात। इसके अलावा भी फोर्सेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और फोर्सेस की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो थोड़ा उन क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बोलो, बात समझ में आती है? हाँ sir. Yes. यानी कि आज के लेक्चर में आपको यही समझना है कि फोर्सेस क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, हमको क्या क्या पढ़नी है और उन फोर्सेस का क्या क्या इम्प्लीकेशन होता है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? Yes sir. Yes, sir. तो लेट्स टॉक अबाउट अदर क्लासिफिकेशंस। Let's talk about other classifications. अभी मैं सिर्फ आपको एक क्लासिफिकेशन और पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्लासिफिकेशन लॉस पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगा। क्या लिखा है? Contact forces. कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या समझ में आता है? सर जो एक्चुअली एक दूसरे को टच करते हैं वैसे वो। फोर्स एक दूसरे को टच करते हैं। सर मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करते हैं जिसको कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब होता है ये बेटा तभी लगेंगी, ये दो बॉडीज के बीच में तभी एक्ट करेंगी जब उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। समझ आई बात? Yes, sir. ये ऐसी फोर्सेस हैं एक्ट ओनली व्हेन देयर इज क्या? Physical contact. बॉडी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन Two bodies. बिटवीन टू बॉडीज। Can I go down now, or can you have tomorrow? बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, यस। फ्रिक्शन फोर्स किसी बॉडी पे तभी लगती है ना जब बॉडी सरफेस पे मूव करती है। बोलो हाँ। Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स। और कुछ? सर एयर रेजिस्ट। एयर रेजिस्टेंस इज आल्सो टाइप ऑफ फ्रिक्शन ओनली, एयर का ही तो फ्रिक्शन है। हाँ सर। एक और फोर्स होती है जिसके बारे में अभी आप अभी से आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, नाम याद कर लीजिए, अभी पढ़ाया जाएगा आपको। क्या? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन बेटा हो सकता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। यस नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या कहता है? act when there is no physical contact between bodies. इसके लिए आप बोलोगे नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड फॉर फोर्स टू एक्ट। मानते हो कि Yes. नहीं? हाँ सर। नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड फॉर फोर्स टू Act. एक्ट। इसके एग्जांपल के तौर पे एक बात बताओ, अगर तुमने क्लास 9th पढ़ा है तो तुम सबने ये पढ़ा हुआ है कि अगर ये मास है m1 और अगर ये मास है m2 और इनके बीच में सेपरेशन r है तो इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है g m1 m2 Yes, अपॉन yes. r स्क्वायर। पढ़ के आए हो? हाँ Yes, सर। sir. क्या इसके लिए इनके बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है या r डिस्टेंस नहीं पे भी ये सर। फोर्स एक्ट करती है? कभी भी करेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गई? Yes, sir. यस सर। सिमिलरली सोच के बताओ, अगर मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ r डिस्टेंस दूरी पे मैं एक नेगेटिव चार्ज रख दूं तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. सर या उस पर या उसके लिए चार्जेस का कांटेक्ट में होना जरूरी है? नहीं सर जरूरी नहीं। सर एक डाउट है अरे सर। सुनो पहले मेरी बात।
बोलो The ये बात समझ magnetic में आती force. है? दो मैग्नेट्स को हाँ। एक दूसरे के पास लाते हो तब भी वो अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? Yes. या कांटेक्ट होना जरूरी है उनका? No, sir. तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गई? Non-contact force. क्या तुमको इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ सर, एक इतनी बात? क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो। सर। आपने लिखा है डेफिनेशन में कि नो फिजिकल कांटेक्ट इज नीडेड सर, पर अगर फिजिकल कांटेक्ट रहा तो फिर मतलब डेफिनेशन में उसके हिसाब से तभी भी फोर्स लग रहा है ना सर। पर हाँ बिल्कुल अगर बिल्कुल। हमने फिजिकल कांटेक्ट रहा सर तो फिर R 0 हो जाएगा ना सर, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, कुछ तो अजीब ही हो इनफाइनाइट जाएगा। फोर्स हो जाएगी ना बेटा। अच्छा सर, मेरे को लगा कि हाँ सर, बस ये सर। बोलो बच्चों इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Clear, sir. यस सर। अब सुनो आगे। अब आप इस काबिल हो गए हो कि अब अपन लोग क्या पढ़ेंगे? Newton's first law. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए बताइए क्या है न्यूटन का पहला लॉ? नाइन्थ क्लास में पढ़ा था आपने? Sir, a body at rest is said to be at rest, and a body in motion is said to be in motion unless compelled to an external unbalanced force. ठीक है, नॉट बैड। Law of inertia भी बोल सकते. देखो इस न्यूटन के पहले लॉ को पढ़ने के लिए पहले कुछ और पढ़ना पड़ता है। वो क्या पढ़ना पड़ता है? वो है इनर्शिया। क्या है? Inertia. इनर्शिया। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं, पहले तो मैं आपको इनर्शिया समझा रहा हूँ। बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? It's the ability of a body to resist the state of motion. It's simply tendency of a body to maintain its state. सिंपल भाषा में लिखा मैंने, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या मेंटेन करने की? State. अपनी स्टेट को मेंटेन करने की। अब वो स्टेट कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फिर वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में ही रहना चाहेगी। तो उसके अपने आप को रेस्ट में रखे रहने की जो एबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको क्या बोलेंगे अपन उसका? Inertia. अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका फिर इनर्शिया क्या है कि वो अपने आप को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही रखने की कोशिश करेगी। तो ये क्या कहलाएगा उसका? जल्दी बताइए। Inertia. इनर्शिया। यानी कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपनी स्टेट को क्या करे? Maintain. मेंटेन करके रखे। Maintain. चाहे वो स्टेट कुछ भी हो, बी इट अ स्टेट ऑफ रेस्ट, बी इट अ स्टेट ऑफ मोशन, व्हाटसोएवर, दैट विल बी कॉल्ड इट्स इनर्शिया। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। तो अगर मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सबसे शॉर्ट में बोलूंगा, सबसे शॉर्ट में, तो सबसे शॉर्ट में ये बोलोगे तुम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कि भैया किसी भी बॉडी के इनर्शिया को तोड़ने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ समझ आया? Yes. हाँ बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। आया। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। तो पहले समझो, फील करो, फिर तुमको लैंग्वेज में लिखेंगे। एक पत्थर है, वो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, बड़ा सा पत्थर है, ग्राउंड पे पड़ा है। क्या स्टेट है उसका? रेस्ट। रेस्ट है, ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे है। बोलो समझ आई बात? Yes. पास। और पत्थर का इनर्शिया क्या कहता है? पत्थर ने क्या ठान रखी है? मैं नहीं हिलूंगा। पत्थर का इनर्शिया तो रेस्ट में रहने का है कि नहीं है? बताओ। Yes sir. हाँ सर। अब उस इनर्शिया को तोड़ोगे कैसे? पत्थर तो धक्का कह रहा है मार मैं के। हिलूंगा ही नहीं। तो जब तक कोई बाहर से आके, कोई क्रेन, कोई बुलडोजर आके तुम आके उस पर धक्का नहीं मारोगे, तब तक वो हिल जाएगा। नहीं लेगा सर। तो उसके इनर्शिया को किसने तोड़ा?
फोर्स ने फोर्स ने तोड़ा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अपने आई आंखों सर। के सामने एक पेन रख दो उठा के, कैसे करके पेन रख दो टेबल पे, रख दिया। Yes, sir. अब जब तक बेटा कोई फोर्स आके इसे हिलाएगी नहीं तब तक ये ऐसे ही रखा रहेगा कि नहीं रखा रहेगा? रहा रहेगा। Yes, sir. अबे हाँ की ना? हाँ सर, हाँ सर। पक्की बात है। पक्की बात है सर। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स में खिलवाड़ करेंगे हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फोर्स लगाने से इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा। कारण मान लो एक पत्थर रखा हुआ था, एक तरफ से तुम गए, तुमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरी तरफ से कोई दूसरा बच्चा आ गया, उसने ऑपोजिट साइड से 20 न्यूटन लगाना शुरू कर दिया, क्या वो पत्थर हिल जाएगा? नहीं नो सर। सर, क्योंकि आपकी जो दोनों फोर्सेस हैं उन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस Cancel कर out. दी। बैलेंस कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? Yes, sir. यस सर, यानी कि देयर शुड बी अ नेट फोर्स, नेट बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस तो अब आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ जाएंगे फटाफट से। A body continues to be at rest or in मोशन। motion until a net external force acts on it. सर पर अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ही उतना नहीं रहेगा ना तो अरे बता रहे ना बेटा, अंटिल क्या? Net external force. यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? नेट एक्सटर्नल। Net. नेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। नेट का क्या मतलब है? सब फोर्सेस का रिजल्टेंट। क्योंकि जरूरी है क्या कि एक ही फोर्स लग रही हो? नहीं सर, बहुत सारे लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं तो सब फोर्स मिला के 0 बचना चाहिए कि सब फोर्स मिला के कुछ ना कुछ बचना चाहिए? ये बताओ सोच के। कुछ तो बचना चाहिए। कुछ तो बचना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। आती है सर, पक्की बात है। पक्की बात है सर। जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाएंगे, वो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स, तब तक बॉडी का क्या चेंज नहीं होगा? स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। उसका जो भी स्टेट है, वट एवर द स्टेट, वो चेंज नहीं होगा। इसको दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं, तब तक उसका इनर्शिया ब्रेक नहीं होगा। नहीं होगा। आर यू क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो इस लॉ को आप दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, और a body continues to maintain its state unless a net external force अच्छा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर। हाँ थोड़ा सा फील करिए। एक पत्थर अगर ग्राउंड पे पड़ा है तो फिर वो पड़ा है, और कब तक पड़ा है? जब तक कि कोई सहलाता। जब तक कोई फोर्स आके, अनबैलेंस फोर्स आके, नेट फोर्स आके उसको मूव नहीं कराती। नहीं यही बात समझ में? आई सर। अब एक बात बता बेटा, सोच के इसको समझ। मान ले एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ये साइकिल है, ठीक है, और वो साइकिल चला रहा है, साइकिल चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कितने से? 10 10 मीटर। अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा? ऐसे ही चलते रहेगा 10 मिनट। चलती रही। अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता रहेगा, है कि नहीं? यस सर। अगर मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और सर फोर्स राइट पीछे में से धक्का लगाना देना, फोर्स तो लगा। फोर्स लगाना पड़ेगा इसको सपोर्ट करता हुआ। बोलो हाँ या ना? यस सर। और स्पीड पड़ेगा। घटानी है यस तो? सर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना। तो वो जो आप ब्रेक लगाते हो, वो ब्रेक क्या करता है? आपके डायरेक्शन में फोर्स लगाता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देता है?
ऑपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी ना भैया स्टेट चेंज करने के लिए। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ सर। यस सर। तो ये है न्यूटन भैया का कौन सा लॉ है ये? फर्स्ट। पहला। और आप अगर जाएंगे थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास में जाकर पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि ये लॉ एक्चुअली न्यूटन का नहीं है। ठीक है जी। यस। इनफैक्ट न्यूटन की लाइफ में आप अगर देखोगे ध्यान से, तो न्यूटन के बहुत सारी जो डिस्कवरीज हैं, दे आर बेस्ड ऑन अदर साइंटिस्ट्स वर्क। यस सर। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने वो काम पहले ही किया हुआ है, पर उतना अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया है, और न्यूटन ने उस चीज को अच्छे से एस्टैब्लिश कर दिया है, और उसका सारा क्रेडिट खा गए हैं। समझ आई बात? यस सर। सर तो जैसे न्यूटन ने खुद से कुछ भी नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि खुद से कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसे रिजेक्ट नहीं कर देंगे हम न्यूटन को, बहुत काम किया उसने, यस ओके सर। है ना। जैसे ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इसके बारे में बात न्यूटन से काफी पहले गैलीलियो गैलीली ने करी थी, इसलिए कई टेक्स्ट बुक्स में आपने देखा होगा इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। यस सर। यस सर Yes, sir. था, 9th में था। पढ़ा था? यस सर, Yes, sir, पढ़ा एनसीईआरटी था। में लिखा था। हाँ, तो इसलिए इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, क्योंकि ये काम एक्चुअली शुरू किसने किया था? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो ने किया था। ये तो न्यूटन ने बाद में क्रेडिट खा लिया उसका, और बेचारे जो हमारे गैलीलियो भैया थे, उनको क्रेडिट नहीं मिला। नहीं मिल पाया। बताइए, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। सर कैलकुलस तो न्यूटन ने डेवलप किया था ना। बेटा उसमें भी बहुत सारे झोल हैं। कैलकुलस पूरा न्यूटन ने डिस्कवर नहीं किया था। सर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर किया था ना पूरा। अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स पे भी गैलीलियो काम कर रहे थे, तो कभी बताएंगे आपको, डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि न्यूटन सबका क्रेडिट खा जाते थे, तब भी लोग कुछ कह नहीं पाते थे उनको। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। साइंस एंड रिलीजन पैरेलल चलने वाले रीजन है, उसमें रिलीजियस बहुत सारे रीजंस भी इन्वॉल्व हैं। कभी अपने पास टाइम होगा तो बताएंगे आपको क्यों होता था ऐसा। अभी अपन पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। न्यूटन बेसिकली वैसे ऐसा समझ लो, न्यूटन वाज अ वेरी पावरफुल मैन। क्या लिखा हुआ है ये? न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ। हाँ भाई बताओ, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? पढ़ते हुए आए हो बचपन से। सर वो मोमेंटम वाला ना, p इक्वल्स टू। हाँ, क्या है? Sir, rate of change of momentum is directly proportional to something है, mass या से कुछ। पक्की बात है? सर श्योर नहीं हूँ, कुछ प्रोपोर्शनली है कुछ तो। लीनियर मोमेंटम से मुलाकात है आपकी? क्या इस क्वांटिटी को जानते हैं आप? यस सर। लीनियर मोमेंटम यूनिट डायमेंशंस में पढ़ा था ना अपन ने। ध्यान रखिएगा, इसको डिनोट करते हैं p वेक्टर से, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम वेक्टर की वही डायरेक्शन होती है जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। बोलो, ये बात समझ आई? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है द नेट एक्सटर्नल। बजा पाया नहीं एक। सारा बजा दिया। कुछ नहीं। शाकिब, यस सर। सॉरी सर। the net external force acting on a body is directly proportional
to rate of change of its linear momentum with time. पढ़ यस सर समझ गया। यस सर समझ गए। क्या लिखा है, समझ में आता है? हाँ सर। यस बोलो, कोई दिक्कत? सर वो आपने Yes. उधर रेट ऑफ चेंज लिखा है तो फिर उसके बाद विद टाइम लिखने की जरूरत है क्या? मतलब उधर रेट समझ जाता है ना टाइम में। नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है कि कोई चीज सिर्फ टाइम के साथ ही चेंज हो रही हो। अच्छा एक बार बताओ, एक बार बता, ये बताओ इसका क्या मतलब है? डीवी बाई डी का क्या मतलब है? सर इसमें टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। बोलो, यस मानते हो सर, कि नहीं? यस सर, मानते हो? यस सर। लेकिन अगर बेटा इसको मैं ऐसे लिखूं डी वी बाई डी एक्स, तो अब नाउ दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम और विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। इसलिए मेंशन करना जरूरी है ना। समझ यस आया? सर, यस सर। हाँ भैया, देखो सेकंड लॉ में न्यूटन अंकल ने क्या बोला। न्यूटन अंकल ने बोला किसी भी बॉडी पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्या? That external. एक्सटर्नल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट्स Linear लीनियर momentum with मोमेंटम। respect to time. यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली पुट करेंगे तो आप बोलोगे किसी भी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल mv टू by t. डीपी बाई डी। समझ आई बात? Yes sir. Yes sir. व्हाट इज डीपी बाई डी है? mv by t. अबे मतलब- डीपी बाई डी क्या डिनोट कर रहा है? Mass into acceleration. गधे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम ओह। डिनोट कर रहा है कि नहीं? हाँ सर, पर सर फिर वही मास into acceleration हो जाएगा। वो बेटा क्या होगा वो पता नहीं, देखते। ये बताओ डीपी बाई डी क्या डिनोट कर रहा है फिजिकली? क्या मतलब है इसका डीपी बाई Rate डी of का? change of दिस इज डिनोटिंग द Rate रेट of ऑफ चेंज linear ऑफ लीनियर momentum. मोमेंटम विद टाइम। अंडरस्टूड और नॉट? bit time. यस सर। आप Yes sir. सबको ये पता है ना कि dy बाई dx का फिजिकली मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो दिस और नॉट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज dp बाई dt। एनी प्रॉब्लम? No sir. अब एक बात बताइए, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लगाना पड़ता है? K constant. k कांस्टेंट। तो k टाइम्स dp बाई dt हो गया। और ये याद रखिएगा आप, बाद में इस k का वैल्यू कितना निकल के आया था? 1. 1। ये 1 होता है k कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं इसको, ये 1 निकल के आता है। राइट? कैसे निकल के आता है आगे हम बताएंगे आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। Yeah. तो अब सुनिए इधर, एफ एक्सटर्नल कितना आ गया अपने पास? कितना आ गया? dp by dt. एनी प्रॉब्लम? नो सर। No. और याद रखना बेटा, ये जो एफ एक्सटर्नल में लिख रहा हूं, जैसे मान लो ये किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तब तो ये एफ एक्सटर्नल में आ जाएगी। मान लो 5 एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, फिर क्या करोगे? सर क्वेश्चन नहीं समझे सर, वापस बोल सकते? जैसे मान लो एक बॉडी है, समझ आई? इस पे हाँ, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, तब तो एफ एक्सटर्नल की जगह 10 न्यूटन लिखेंगे। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर 5 फोर्सेस लग रही हैं तब एफ उनका एक्सटर्नल की जगह रिजल्टेंट क्या लिखोगे? हाँ सर, ऐड करके रिजल्टेंट लिखते हैं। उन सबका क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट लिखेंगे। क्योंकि आप इस बात को भूल मत जाइएगा, यहाँ मैंने एक्सटर्नल फोर्स के पीछे क्या वर्ड यूज कर रखा है, देखो। नेट नेट। नेट मतलब सबका मिला जुला के, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अंडरस्टूड और नॉट? यस। चलो बेटा इधर देखो, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पाई डी टी। क्या मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी लिखा जा सकता है? हाँ सर। और एम कांस्टेंट। बोलो बे। हाँ सर। हाँ सर। आप बताओ, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था? हाँ सर। अरे प्रोडक्ट रूल पढ़ा था? हाँ सर। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है
m into dv by dt सर plus वो v into कांस्टेंट में आ गया। plus v into dm by dt। बोलो ऐसा कहता है कि नहीं कहता है? यस सर। सर मास कांस्टेंट रहेगा ना सर? ये कैसे एक्सपेंड किया मैंने? कौन से रूल से एक्सपेंड किया है? प्रोडक्ट रूल से एक्सपेंड किया है भाई। mv में प्रोडक्ट रूल लगा दिया ना, m को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और v को क्या मान लिया बताओ? सेकंड फंक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। अब सुनो बेटा, सर जो आप लोग बेवकूफी करते हैं, हाँ बेटा सुनो ध्यान से, इसलिए कह रहे हैं। सुन लिया जो आप इतनी देर से कह रहे हो मास कांस्टेंट है, इसीलिए कह रहे हैं सुनो पहले। यस सर। मास कांस्टेंट नहीं होता है बेटा। क्या आप लोग दिमाग में अपने बेवकूफी और जैसी चीजें लेके चलते हैं कि सर मास कांस्टेंट हुआ तो? न्यूटोनियन फिजिक्स में मास कांस्टेंट होता है, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे सिस्टम बना सकता हूं जिसका मास क्या नहीं होगा? कांस्टेंट। समझो इस बात को। ये dm by dt की टर्म क्या बता रही है? चेंज this ऑफ tell? मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। This is rate of change of what मास with respect to टाइम। टाइम। लेकिन अगर हम ऐसा बोल दें कि भैया मास जो है वो चेंज नहीं हो नहीं हो, जीरो है। बोलो बात, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास कांस्टेंट है, तो उस केस में dm by dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर समझिएगा Yes, sir. ध्यान से। इफ मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, या ऐसे लिख दो इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि dm by dt कितना है बेटा? जीरो। अगर Zero. dm by dt है तो मेरे पास सेकंड लॉ के फॉर्म जो बचेगी वो बचेगी सिर्फ m into dv by dt। यही बचेगी कि नहीं बचेगी? यस सर। और dv by dt मैंने बचपन में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो आपके पास जो लॉ बचेगा वो बचेगा f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। अब इस चीज को पहले समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, इनफैक्ट आज से 3 या 4 महीने बाद में अगर आप ही की क्लास में बच्चों से पूछूंगा ना, तो 90% ऑफ द जनता से अगर पूछा जाए कि सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, तो पता है क्या उत्तर देते हैं? वो यही उत्तर देते हुए पाए जाते हैं कि सर सेकंड लॉ तो होता है F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। प्लीज याद रखिएगा, दिस इज नॉट द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ अगर कोई पूछेगा तो सेकंड लॉ ये है, ये यही है बस सेकंड लॉ, कि the external force acting on a body is directly proportional to the rate of change of its linear momentum। लॉ तो यही है, इससे डिराइव करके आपने F बराबर ma निकाला है, और वो भी हमेशा वैलिड नहीं है, वो भी सिर्फ कब वैलिड है? मास कांस्टेंट के टाइम। जब मास क्या है बॉडी का? कांस्टेंट कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यानी कि दिस F बराबर ma is not the second law, it is just a special case of द सेकंड। second law। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छी बात यह है कि अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स डील करेंगे उन सब में मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां पे इससे आपका काम चल जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा, दूसरी चीज सुनो ध्यान से। अगर बेटा मैं कोई ऐसा सिस्टम बना दूं जिसमें मास क्या ना हो, कांस्टेंट तो वहां पे F बराबर ma अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि तब dm by dt की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि तब मास भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो?
तो तब बेटा ये नहीं लगाओगे, तब ये लगाओगे, ये जो लिखा हुआ है। आई होप यू आर क्लियर। कोई दिक्कत है? हाँ सर। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सर मास कैसे चेंज हो सकता है, इसका थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर देखिए, ये क्या है बेटा? ट्रक है। एक ट्रक है। ट्रक के पीछे कंपार्टमेंट में रेत भर दी है। क्या भर दी है? रेत। रेत। रेत भर दी है। और ये ट्रक कैसे चल रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। मतलब मास कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट। पक्की बात है? यस। ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब ये ट्रक चल रहा है तो यहाँ पे छोटा सा छेद कर दिया है। अब नहीं, ये कांस्टेंट मास। तो धीरे धीरे कम हो। अब मास कांस्टेंट है कि जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे रेत गिरती चली जाएगी। यस सर। गिरती। तो जब चलेगा रेत तो गिर गिरती। तो जब रेत गिरेगा तो इसका मास कांस्टेंट है कि मास लगातार घट रहा है? घट रहा है सर। अब अगर बेटा यहाँ पे तुमने लगाया एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो चप्पलें पड़ेंगी। समझ आई बात? यस सर। अब ये यहाँ पे वैलिड नहीं है। नहीं है। तो मास हमेशा कांस्टेंट बेटा नहीं होता है सिस्टम का। ऐसी प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं सर आईआईटी ये एडवांस में। समझाने में कोई एग्जांपल? अब इसका मास चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता दे। सर वो वापस बोल सकते हो आप? सुनाई नहीं दिया अच्छे से। अरे बेटा, अगर पीछे वाले कंपार्टमेंट में रेत भर के मैं नीचे छेद कर दूं, तो जैसे जैसे ट्रक चलेगा उसमें से रेत गिरती चली जाएगी कि नहीं? यस सर, समझ गया। तो मास कांस्टेंट हुआ क्या? नहीं सर। इस ऐसी तुमने ये देखा ही होगा, आई होप ये भी पढ़ाएंगे हम आगे चल के। कोई रॉकेट जब हवा में जाता है तो पीछे से ऐसे एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होती है, देखा है? यस सर। गैस क्लाउड बनता है। हैव यू सीन दैट और नॉट? यस सर। तो ये गैसेस रॉकेट में से निकल रही होती है जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ प्रोपेल करता है। तो बेसिकली क्या मास कांस्टेंट है इसका? नहीं सर, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल लगातार एग्जॉस्ट गैसेस की फॉर्म में बर्न होकर निकलता रहता है। बोलो मानते हो कि नहीं? हाँ सर। तो क्या इसमें हाँ एफ बराबर एम ए लगा सकते हैं? नो सर। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। नो सर, दूसरा वाला लगा। एफ बराबर एम ए सिर्फ कहाँ लगा सकते हैं, कैसी जगहों पे? मास कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है वहां पर। जहाँ पे मास क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा। क्विकली टेल मी, क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आ सर। गई। पक्की बात है? और ये याद रखिएगा कि मास हमेशा कांस्टेंट नहीं। नहीं तो होता। एफ बराबर एम ए जो होता है, एफ बराबर एम ए, इज इट एप्लीकेबल एवरीवेयर? नो। नो सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होता है? जहाँ पे स्पेशल मास। केस वेयर मास इज कांस्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? यस। चलिए, अच्छी बात है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन। न्यूटन का थर्ड लॉ। बताओ क्या होता है न्यूटन का थर्ड लॉ? Every action force has an equal and opposite reaction. हाँ, आप समझो बेटा, एक चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? Yes. ये जो लॉ है, ये पढ़ने में सुनने में जितना सिंपल है, ये एक्चुअल में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी फील नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। अभी देखो आपको समझ में आएगा। बताओ ये लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट Reaction force. रिएक्शन। सबने पढ़ा है 9th क्लास से ये बात? यस सर। Yes sir. व्हाट इज एक्शन एंड रिएक्शन हियर? सर एक फोर्स और दूसरा फोर्स। याद इस चीज को समझिएगा। एक्शन और रिएक्शन जब अपन यहाँ बोलते हैं तो दैट इज ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। बात समझ में आई? यस Yes. सर। एक्शन और रिएक्शन इज ओनली इन टर्म्स ऑफ Forces.
अब ये क्या आप कहोगे सर ये क्या नाटक है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। एक्शन और रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये कोई बॉडी ए है, कौन सी बॉडी है, ए, और ये कोई बॉडी है कौन सी, बी, तो बॉडी ए ने बॉडी बी पे अगर क्या लगाया, फोर्स, फोर्स लगा। मान लो बॉडी ए ने बॉडी बी पे अपनी तरफ फोर्स लगाया ऐसे करके, कितना, एफ, एफ तो इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूं, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए, ए तो बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी उतनी ही फोर्स बॉडी बी लगाएगी किस पे, बॉडी ए पे, ए पे इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये Opposite जो दोनों फोर्सेस हैं एफ ए बी और एफ बी ए, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे आपस में, रिपेल, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल, इक्वल होंगे। परंतु अगर मैं इस पे वेक्टर साइन लगा दूं तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, क्यों, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या तुमको ये बात समझ में आती है? यस सर, लेकिन बेटा प्लीज इस बात को समझना कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है, जैसे इस फोर्स को आप बोल सकते हो कि सर ये कैसी फोर्स है, जल्दी बताइए, एक्शन फोर्स, एक्शन तो ये क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन। लेकिन एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो सिर्फ फोर्स के बारे में होता है, सिर्फ किसके बारे में होता है, फोर्स के बारे में, फोर्स के बारे में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर, तो पहले तो मैं लॉ लिख देता हूं, एवरी एक्शन has an equal and opposite reaction. सर यानी कि अगर कभी भी कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही होगी तो वो दूसरी बॉडी पलट के उस पे उतना ही क्या लगा रही होगी, फोर्स, फोर्स लगा रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, सर अब एक सुनिएगा, क्वेश्चन हाँ पूछिए। सर, फिर अगर ऐसा होगा तो सर फिर कितना भी कुछ भी बॉडी पे फोर्स आएंगे तो हिलना ही नहीं चाहिए। पता था बेटा ऐसा बेवकूफी भरा सवाल जरूर पूछोगे, इसीलिए सुनो ध्यान से। पहले यहाँ तक जो बात बताई वो समझ में आ गई? हाँ सर। बोलो जल्दी से, हाँ या ना? हाँ सर। अब भाई साहब आपका सवाल ये उठता है कि सर अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तो ये तो कैंसिल हो जानी चाहिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। जैसा इन भाई साहब ने पूछा कि सर इसका मतलब तो ये है कि चाहे कितना भी फोर्स लगा लो वो तो हिलना ही नहीं चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। तो बेटा दिमाग लगाओ, दो फोर्सेस जो इक्वल हैं ऑपोजिट हैं वो कैंसिल आउट तब होंगी ना जब दोनों एक ही बॉडी पे लग रही होंगी। यस सर, नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। ये बॉडी ए है, इस पे मैं इस तरफ एफ लगा दूं और इस पे इस तरफ एफ लगा दूं, दोनों एफ इसी पे लगा दूं, बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस? जीरो, तभी तो अब कैंसिल आउट हुआ ना, क्योंकि दोनों फोर्सेस इसी पे लग रही थी। यस, लेकिन ऊपर फिगर ध्यान से देखो, एक्शन और रिएक्शन दोनों की फोर्सेस एक ही बॉडी पे लग रही है कि अलग अलग बॉडीज पे लग रही हैं? अलग अलग, तो विल दे कैंसिल आउट? नो, विल दे कैंसिल आउट? नो सर। नो सर, सोचो अपने आप, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया बॉडी ए पे सिर्फ बॉडी ए को देखो, सिर्फ बॉडी ए को देखो, बॉडी बी को भूल जाओ, फॉरगेट इट, जस्ट लुक एट बॉडी ए, क्या इस पे नेट फोर्स जीरो है? देख के बता। नहीं सर। क्या इस बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है? देख के बताओ। नहीं सर, नो नहीं सर, सर, इस पे तो एक फोर्स लग रहा है, उसे बैलेंस करने वाला कोई है? नो सर, नहीं सर। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर, सर। आगे कैंसिल कब होती है फोर्सेस? सर जब एक ही बॉडी पे लग रही होती। तो दूसरा बड़ा पॉइंट, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस एक्ट ऑन different bodies and hence they डू नॉट कैंसिल इच, बताओ यहाँ तक बात समझ आती है? यस सर, यस सर। पक्की बात है? पक्की हाँ, बात है सर।
अच्छा एक चीज और समझो, अब इसके आगे देखो इसके अंदर क्या क्या चीज है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि एक्शन और रिएक्शन इस लॉ में सिर्फ किसके टर्म्स में है? फोर्सेस। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है ना, रियल लाइफ में हम लोग ये जो वर्ड होता है एक्शन और रिएक्शन, इसको जनरली यूज कर लेते हैं। तो रियल लाइफ में जो एक्शन और रिएक्शन है वो फोर्स का एक्शन और रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मैं इसको समझाता हूँ आपको। मान लो दो दोस्त है, कोई भी दो लोग उठा लेते हैं। मान लो ध्रुव और अर्नव है, ठीक है। ध्रुव और अर्नव आप हैं या मीटिंग में सो रहे हैं, जाग रहे हैं? है सर। है सर, उठा है सर। बहुत अच्छी बात है। ऐसा मान लीजिए ध्रुव ने अर्नव को गाली दे दी, बोलो बात समझ में आई? यस सर। अर्नव ने पलट के ध्रुव को क्या दे दी? गाली दे दी। सेम गाली दे दी रिटर्न में। समझ आई बात? हाँ सर। हाँ तो सर। क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है, पेयर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? न्यूटन का थर्ड लॉ है ये? नहीं सर, वैसे नहीं है। क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्या ये फोर्सेस हैं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ये फिजिकल वर्ल्ड का एक्शन और रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्शन वर्ड का मतलब है किसी चीज पे रिएक्ट करना। तो उसने जब गाली दी तो अर्नव ने जो पलट के गाली दी उसने रिएक्ट किया है टू द सिचुएशन। पर ये थर्ड लॉ नहीं है। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आ गई सर। आगे थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ फोर्स है। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड Yes, sir. सर। यस। अच्छा अब बताओ, ध्रुव ने अर्नव को थप्पड़ मार दिया, अर्नव ने पलट के घुमा के ध्रुव में थप्पड़ दे दिया। सोचना है ध्यान से, सर अभी। क्या ये एक्शन रिएक्शन है? हाँ सर। यस सर। नहीं बेटा, ये भी एक्शन रिएक्शन नहीं नहीं है। है सर। इसीलिए कह रहे हैं कि इस लॉ में बहुत ध्यान से सोचना है। अगेन, ध्रुव ने जब अर्नव के थप्पड़ मारा, राइट, और अर्नव ने जब पलट के मुझे ध्रुव को गाल में थप्पड़ लगा। मारा, तो ये फिजिकली क्या है, उस सिचुएशन पे क्या करना है? रिएक्ट करना। रिएक्ट। जबकि एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन क्या है? एक्चुअल में एक्शन रिएक्शन ये है कि जब ध्रुव ने अर्नव को थप्पड़ मारा होगा, इमेजिन करना है इस चीज को, तो ध्रुव के हाथ ने अर्नव के गाल पे कुछ फोर्स लगाया होगा। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अर्नव के गाल ने ध्रुव के हाथ पे क्या लगाया होगा? रिएक्शन। उतना ही फोर्स लगाया होगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। आती है सर। तो ये एक्शन रिएक्शन है। कुछ चमका नहीं चमका? चमका चमका सर। सर। और हमेशा याद रखना बेटा, एक्शन रिएक्शन किसके लिए होता है? हमेशा फोर्सेस के लिए। फोर्सेस के लिए। जैसे मान लो ये कौन है? ध्रुव। इधर से हाथ आ रहा है, किसका? ध्रुव का। इसको थोड़ी थप्पड़ मारेगा वो। भरोसा नहीं है? मेरा मुंह बना। ये हाथ आ रहा है, किसका? अच्छा अर्नव मेरा। अर्नव का। बोलो समझ आ रही बात? यस आ सर। रही है सर। और अर्नव इसके गाल पे क्या करने जा रहा है? थप्पड़ मारने जा रहा। थप्पड़ मार रहा है, तो अर्नव अपने हाथ से इसके गाल पे ऐसे करके फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? लगा रहा सर। होगा सर। हाँ सर। तो उतना ही फोर्स इसका गाल अर्नव के हाथ पे इधर लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? लगा यस रहा सर। होगा सर। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ आई बात कि नहीं आई बात? समझ में? आई आ सर। गई सर। क्या अब आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लो तुम आओ, बहुत दूर से भागते हुए आओ और पूरी जान लगा के दीवार में मुक्का मार दो, तो तुम्हारे हाथ में खुद में दर्द होने लगता है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या कारण है उसके पीछे? दीवार का रिएक्शन फोर्स। क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स तुमने दीवार में दिया है, उतना ही फोर्स पलट के दीवार ने किस पे लगाया है? हमारा। हाथ। हमारे हाथ पे। नहीं आई बात समझ में? आ गई आई सर। सर। इसको बिल्कुल ऐसे बोलो, जितनी जोर से अपन ने दीवार को मारा उतनी जोर से दीवार ने हाथ को मारा। तो दीवार ने हमको मारा। जब दीवार ने उतनी फोर्स हमारे हाथ पे लगाई तो हमारे हाथ में उतने ज्यादा दर्द होगा।
बोलो यस बात सर, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई आई सर। सर। याद रखिएगा, आपने किसी को गाली दी, उसने पलट के आपको गाली दे दी, वो न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है। नहीं है। नहीं है। वो रियल वर्ल्ड का एक्शन रिएक्शन है कि तुमने कुछ काम किया, उसके पलट में रिएक्शन में ये हुआ। जैसे इट्स एज सिंपल एज लाइक दिस कि तुमने बेड पे गंदगी करी, मम्मी ने उठा के थप्पड़ दे दिया, ये एक्शन रिएक्शन है क्या? नहीं सर। ये तुम्हारी हरकत का रिएक्शन है। समझ आई बात? Insults and यस compliments. हाँ सर, सर। अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड सर। एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं करती हैं? सर जरूरी नहीं सेम बॉडी पे लग रहा है इसलिए। जरूरी नहीं, हमेशा ही जरूरी है कि सेम बॉडी पे नहीं लगेंगी। समझ आई बात? हाँ सर। बोलो पक्की बात है कि नहीं पक्की बात है? पक्की बात है। सर। जैसे ग्रेविटी समझते हो, ग्रेविटी। हाँ सर। अभी कल की अपन ग्रेविटी के बारे में तुमको बताएंगे भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फील ले लो। जैसे मान लो ये क्या है, व्हाट इज दिस? अर्थ। 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 और ये है पेड़ की डाली पे टंगा हुआ एप्पल। एप्पल लग रहा है देखने में। मैंगो। सॉरी सर। मैंगो। इतनी बुरी ड्राइंग तो नहीं है बेटा मेरी। नहीं समझ रहा न्यूटन का। अब वही सेम न्यूटन कर रहे था हो। ना सर, इसलिए एप्पल लगा। बताओ भाई, इतना पढ़ा है कि अर्थ इस मैंगो को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। यस हाँ सर। सर। हाँ अपने सर। सेंटर की तरफ जिस फोर्स से खींचती है उसी को ग्रेविटी कहते हैं। बोलो हाँ है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ तो सर। भैया न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि सिर्फ ये अर्थ इस आर्म को अपनी तरफ नहीं खींच रही है। अगर अर्थ इस आर्म को अपनी तरफ खींच रही है एफ फोर्स से, तो ये आर्म आर्म भी अर्थ को अर्थ खींच को रहा भी है। अपनी तरफ खींच रहा है एफ फोर्स से। समझ आई बात? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये है एक्शन हो सर। गया और ये क्या हो गया उसका? रिएक्शन। 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 आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई दिक्कत है? नो नो सर। सर। ठीक है, नाइस। समझ गए तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों ने 4 टाइप की फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात करी। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। फिर आपको बताया कि एक और क्लासिफिकेशन है कांटेक्ट नॉट कांटेक्ट का। अब आते हैं कुछ ऐसी फोर्सेस पढ़ते हैं जिसको अपने को पढ़ना जरूरी है, जिसमें से एक फोर्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको कंस्ट्रेंट की ट्रिक सिखाई थी। टेंशन फोर्स पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी सर। कि यस जब भी सर। अपन रस्सी को पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, खींचने की चेष्टा करेंगे, रस्सी को खींचने की चेष्टा करेंगे, तो रस्सी के अंदर क्या डेवलप हो जाती है? टेंशन। एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जो कोशिश करती है कि रस्सी को खींचने से क्या कर ले? रोक दे। रोक दे। बोलो बात समझ में आती है? यस यस सर। यस उसी सर। फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन टेंशन। फोर्स। टेंशन कैसे लगती है हमेशा, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। कुछ कुछ याद है आपको कि नहीं याद है? याद है सर। याद याद है है सर। तो टेंशन दोबारा पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है ना यार। टेंशन तो मार्क करना भी सिखा दिया था आपको। हाँ सर। हाँ सर। बोलो जल्दी बोलो। हाँ यस सर। सर। यस सर। यस। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। यस। पक्का? पक्का सर। तो अगर टेंशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अब अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है a force which is very very important to understand, which is क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल। बताओ भैया। रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन। अब सुनो ध्यान से, इस शब्द को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखेला है? रिएक्शन। इसका मतलब ये एक्शन फोर्स है कि रिएक्शन फोर्स है? रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स है। इसका मतलब ये पिक्चर में आएगी ही तभी जब इससे पहले क्या हो रहा होगा? के पहले कोई फोर्स लग रहा है। कोई एक्शन होगा तभी ये रिएक्शन वाली फोर्स आएगी, अदरवाइज ये फोर्स ही नहीं आएगी। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? यस सर। आई पक्की सर। बात है? और हाँ दूसरा वर्ड क्या यूज किया है? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्यों यूज किया है ये भी आपको समझना है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ, इसको पढ़िए परपेंडिकुलर। और देखिए आपको समझना है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं। देखो, if any surface is, if any surface is
pressed by a body the surface applies a reaction force to that perpendicular to itself called normal reaction. पढ़े जरा क्या लिखा है. पढ़ लिया सर. पढ़ लिया. यस सर. क्या समझे, कुछ समझ पाए? बोलो कुछ समझ पाए? हाँ नहीं समझ में आया ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा है। चलो हम समझाते हैं. पहली लाइन में लिखा है कि अगर किसी भी सरफेस को क्या करोगे तुम, उसके ऊपर प्रेस करोगे फोर्स से, अगर किसी सरफेस को प्रेस करोगे किस चीज से, बॉडी के फोर्स से, कोई भी फोर्स से अगर आप प्रेस करोगे तो वो पलट के उस पर क्या देगी, खुद के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स। तो उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स। अब इसको प्लीज समझते हैं. आइए इधर देखिए जरा, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग. जब सरफेस को प्रेस किया गया, प्रेस्ड बाय अ बॉडी, ये जो प्रेसिंग है यही क्या है, एक्शन फोर्स। एक्शन. भाई सरफेस को तुमने दबाया एक फोर्स लगा के, तो ये क्या हुआ, जल्दी बताओ. एक्शन हुआ. बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो भाई. हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर. जैसे ही वो सरफेस दबेगा तो सरफेस क्या करेगा, दब जाएगा या पलट के रिएक्शन लगाएगा? पलट के रिएक्शन रिएक्शन लगाएगा। लगाए. तो वो जो सरफेस है वो उस बॉडी पे तुरंत क्या लगाना शुरू करेगा, रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स लगाना शुरू करेगा. और वही रिएक्शन फोर्स क्या कहलाएगी, बोलिए. नॉर्मल रिएक्शन. दूसरी चीज, वो रिएक्शन फोर्स लगेगी कैसे, इंपॉर्टेंट, कैसे लगेगी, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. मतलब सरफेस अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है, इसीलिए वर्ड नॉर्मल यूज करते हैं. नॉर्मल डायरेक्शन में वो रिएक्शन लगाता है, दैट इज व्हाई द वर्ड, जल्दी बताओ. नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन। अब कुछ समझ में आया ऐसे कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा. यस. आया सर सर। थोड़ी थोड़ी हवा लगी, थोड़ी थोड़ी हवा नहीं लगी. लगी सर। अभी लगवाते हैं, परेशान मत होइए. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ठीक है? जो दिखा रहे हैं उसको देखने की कोशिश करो, अपने आप सब समझ में आएगा. मान लो ये क्या है, ये क्या है, ग्राउंड है, चल जाएगा. यस सर. और ग्राउंड पे क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है. ग्राउंड पे क्या रखा है, एक ब्लॉक. ब्लॉक रखा है. एक काम करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आप पहले एक फोर्स को और समझ लीजिए थोड़ा सा. वैसे तो मुझे उम्मीद है 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, पर कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा, इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ. क्या लिखा है, वेट. वेट. क्या होता है वेट, बताना. व्हाट इज वेट ऑफ अ बॉडी? सर मास के ऊपर जो ग्रेविटी लगती है।
बेटा वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स by which earth attracts any body towards its Center. बोलो, बात समझ में आता है? यस सर। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिसकंफ्यूजन होती है, तो इसको यहीं क्लियर करते हैं। वेट बॉडी लगाती है कि वेट बॉडी पे लगता है? क्या स्टेटमेंट सही है? वेट बॉडी लगाती है कि वेट बॉडी पे लगता है? So body पे लगता है। बॉडी पे लगता है। बॉडी पे लग याद रखिएगा, वेट बॉडी लगाती नहीं है कभी भी। जैसे हम लोग कई बार डे टू डे लाइफ में बोल देते हैं ना कि यार इसका वेट उस पे लग रहा है, समझ आई बात? यस सर। गलत है वो फंडामेंटली। वेट बॉडी नहीं लगाती, वेट बॉडी पे लगती लगती है। लगाता कौन है? Gravity. अर्थ लगाती। गधे, इतना मारेंगे ना पकड़ के। हाँ जो सर, वेट मतलब जो वेट की फोर्स है वो बॉडी पे लगती है कि बॉडी लगाती है? पहले सोचो आराम से। बॉडी पे लगती है sir. लगाता कौन है? अर्थ लगाता है। अर्थ अर्थ लगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अगर मान लो ये तेरी अर्थ है और ये तेरी कोई बॉडी है, कितने मास की? एम एम तो ये वेट की फोर्स लगाएगा कि वेट की फोर्स इस पे लगेगी? वेट की फोर्स फोर्स लगेगी। लगेगी सर। वेट की फोर्स लगेगी इस पे। कौन लगाएगा इस पे? और अर्थ किस तरफ लगाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर। और याद रखना बेटा, ये जो वेट की फोर्स होती है, दिस इज इक्वल्स टू mg। mg। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। हालांकि अब तुम ये कह सकते हो कि सर मैं ये भी कह सकता हूं कि वेट की फोर्स बॉडी लगाती है। वेट की फोर्स बॉडी लगाती है। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं कि वेट की फोर्स बॉडी लगाती है, तो वो किस पे लगाती है? खुद पे लगाती है? अर्थ पे। अर्थ पे लगाती है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि नहीं कहता है? बताओ सोच के। हाँ सर। भाई अभी तो बताया था। इसको ऐसे समझो, अगर अर्थ बॉडी पर वेट की फोर्स अपनी तरफ लगा रही है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से ये बॉडी इतनी ही वेट की फोर्स अर्थ पे अपनी तरफ लगाएगी कि नहीं लगाएगी? सोच के बताइए। लगाएगी सर। चलो, यस और नो? यस सर। अंडरस्टूड और नॉट? are they making an action reaction pair? Yes sir. Again I am asking, weight body लगा रही है? weight body पे लग रहा? बॉडी पे लग रही है सर। weight body लगा रही है कि weight body पे लग रहा है? लग रहा है सर। सर लग दोनों रहा भी है। हो रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा अर्थ लगा रहा है। बॉडी पे अगर बात करें तो बॉडी पे कौन लगा रहा है? बॉडी पे बॉडी खुद लगा रही है? नहीं सर, अर्थ लगा रहा है। अर्थ लगा रही है। वेट की यूनिट? वेट की यूनिट जी सर। केजी? चप्पल पड़ेंगी बेटा, इसीलिए नहीं सर, फोर्स का ही रहेगा, न्यूटन ही रहेगा। न्यूटन रहेगी ना यूनिट। वेट बेसिकली क्या है? हाँ सर, सॉरी सर, मास गलती से बोल। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। केजी। क्या आपको वेट का मतलब समझ में आ गया? यस सर। वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। हाँ भाई बोलो। सर अगर हम हमारा वेट को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को हमारा मास मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अब जैसे समझो एक चीज समझो बेटा, वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो कभी? हाँ सर। अरे खड़े हुए हो? हाँ सर। अब तो तुम लोगों को पता नहीं वो वाली वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो कि नहीं, जो रेलवे स्टेशन पे एक टाइम पे होती थी जिसमें कॉइन डालते थे, फिर उससे एक पर्ची निकल के आती थी वेट वाली। कभी खड़े हुए हो उस पे? नहीं सर। अच्छा, जो नॉर्मल वाली अब जो डिजिटल वाली आ गई उस पे तो खड़े हुए हो ना? हाँ सर। इस पे खड़े हो जाते हो तो रीडिंग आ जाती है। हाँ सर।
तो बेटा अब तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि वो आपको बेवकूफ बनाती है। उसका नाम वेइंग मशीन है, पर वो जो रीडिंग आती है वो आपका वेट नहीं आता, वो मास आता है। समझ आई? मास देता है। Yes, अबे yes. वेइंग मशीन पे जो 50 किलो लिख के आ रहा है वो तेरा वेट है, ये तेरा No, मास sir. है। केजी है ना, केजी यूनिट। वो मास है, मास है। वेट निकालना है तो उसको जी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। सर सॉरी, हाँ बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मास को जी से, तभी तो वेट आएगा। हाँ सर, हाँ सर। हाँ मैं बोलो वेट का यार, इतनी मास बात में सर समझ में बोल आती है रहा कि नहीं आती है? आती है सर। आती है कोई सर। दिक्कत? नो सर तो सर। फिर वेट फाइंड करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर जी से। 500 से भी ज्यादा ही आएगा। हाँ बेटा, वेट तो 500 से भी ज्यादा होता है। न्यूटन्स में होता है ना वेट तो। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप समझ सकते हो नॉर्मल रिएक्शन। वापस आ जाते हैं किसको समझने के लिए? नॉर्मल रिएक्ट। चलो बेटा, जो पूछा जाए उसका जवाब देना। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या रखा हुआ है? बॉडी रखी है। बॉडी का मास कितना है? एम। एम। तुम सोच के बताओ, ये बॉडी क्या इस सरफेस को दबा रही होगी? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन हाँ यही सर। पढ़ाई गई थी कि जब किसी सरफेस को प्रेस किया जाता है, प्रेस मतलब दबाया जाता है, तब वो पलट के रिएक्शन देता है। भाई किसी भी चीज को तुम सप्रेस करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, तो वो पलट के रिटेलिएट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी बताओ सर। हाँ। करेगी। तो ये इसको सरफेस को दबा रहा है। दबा रहा है सर। हाँ क्यों सर। क्यों दबा रहा है? समझाओ हमको भाई। सर क्योंकि नीचे की तरफ वो बॉडी पे ग्रेविटी लग रही है बेसिकली हो क्या रहा है? और बेसिकली वो ये हो रहा है कि ये वेट जो लग रहा है। अर्थ का सेंटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये अर्थ का सेंटर इस बॉडी पे क्या लगा रहा है? सर ग्रेविटी लगा क्या ट्राई? वेट लगा। वेट लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? बताओ। हाँ यस सर, सर। वेट लगा। इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? सोचिए आराम से। हाँ सर, ट्रैक सर। तो जब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इस फोर्स की वजह से जो मेरा मास है, ये मास ये किस तरफ जाना चाहता है? सेंटर की तरफ। अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? सोच के बताइए। Yes, जो sir. फोर्स करेगा सर। जब ये कोशिश करेगा नीचे जाने की, तो नीचे की तरफ जब जाने की कोशिश करेगा तो सरफेस को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? दबाएगा सर। भाई इसकी कोशिश यही तो होगी कि मैं किसी तरह से सरफेस को फाड़ के चीर के किधर चला जाऊं? सेंटर की तरफ। तो अर्थ को सरफेस को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो हाँ। कर रहा है सर। क्या तुमको ये बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? आप आई सर। तो जब ये सरफेस को दबाएगा तो सरफेस कहेगा भैया ऐसे कैसे, तुम हमको काहे दबा रहे हो भाई, हम तो तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे हैं। तब सरफेस इन वाले भैया पे पलट के क्या देंगे? एक रिएक्शन। रिएक्शन फोर्स देंगे। रिएक्शन फोर्स की नहीं देंगे? यस सर। देंगे सर। और आप देख सकते हैं वो जो रिएक्शन फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर, आ रही। यही परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाती है? बोलिए। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस आई सर। सर। कुछ घुसा भेजा में कि नहीं घुसा? घुसा। सर। पक्की बात है? हाँ सर। चलो बेटा, देखते हैं अभी तुम्हें कितना समझ में आया। बताओ इसका जवाब बताओ। ये सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम, और आपसे हमने कहा दिस इज अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। बताइए नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही होगी? सर लग ही नहीं रही होगी। ही नहीं रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन में वर्ड क्या है? एक्शन की रिएक्शन? एक्शन। रिएक्शन। रिएक्शन। रिएक्शन मतलब रिएक्शन तब आएगा जब पहले क्या होगा? एक्शन है। अब अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसका मतलब अर्थ कोई फोर्स लगा पा रहा है इस पे? नो सर। तो इसका नहीं वेट सर। लग रहा है? नहीं सर। जब नो सर। वेट ही नहीं लग रहा तो क्या ये सरफेस को दबा रहा होगा? सोचो आराम से। नो सर, नहीं नो दबा। सर। और जब ये दबाएगा ही नहीं सरफेस को, जब एक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्शन क्या है दिमाग में रखो। व्हाट इज एक्शन? प्रेसिंग। एक्शन क्या है? प्रेसिंग। तो जब ये प्रेस ही नहीं कर रहा तो सरफेस पागल है, इसको रिएक्शन देगा? सोच के बता। नो सर। मतलब व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन है? जल्दी बोलिए। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अंडरस्टूड इज दिस और नॉट? यस सर। यस सर।
चलो आओ अगला एग्जांपल देखते हैं तुम्हें कितना समझ में आया। ये फ्लोर है, यस ये भाल है, ये क्या है बेटा? वॉल। वॉल है, चलेगा? यस सर। हाँ सर। यहाँ पे ऐसे करके एक ब्लॉक रख दिया है एम मास का, दोनों से ऐसे करके, बोलो चलेगा? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बताइए इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन होगी कि दो नॉर्मल रिएक्शन होंगी? सर एक नॉर्मल रिएक्शन। एक ही होगी सर। कहाँ से होगी? फ्लोर से, वॉल से? फ्लोर से सर। फ्लोर से होगी। पक्की बात है? हाँ सर। यस यस सर। एक बार बताओ सोच के, ये किसे दबा रहा है? फ्लोर को दबा रहा है? हाँ सर। अरे फ्लोर को दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है? दबा रहा है सर। दबा रहा है, दबा रहा है। तो फ्लोर तो नॉर्मल रिएक्शन देगा इस पे, मानते हो? यस सर। हाँ ये सर। दीवार को दबा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दबा। नहीं सर। दीवार के साथ रखा हुआ है, दीवार को प्रेस कर रहा है क्या? नहीं सर। नहीं तो सर। दीवार कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं देगा। नहीं। क्या तेरे को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आई। आ गई सर। अब सुन ध्यान से, यही ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था जैसे रखा था अपन ने प्यार से, लेकिन मैंने क्या किया, यहां से अपनी फिंगर से इस पे एक फोर्स लगा दी इस तरफ से, ये मेरी फिंगर है और फिंगर से मैंने इसको प्रेस कर रखा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। हाँ मतलब मैंने फिंगर से इसको वॉल के अगेंस्ट क्या कर दिया है? प्रेस कर दिया है। या तो मैं सिंपल भाषा में ऐसे दिखा देता हूं, मैं इधर से मैंने क्या लगा दिया इस पे, जल्दी बताइए। फोर्स। नाउ माय क्वेश्चन इज, अब कितनी नॉर्मल रिएक्शन होंगी? अभी भी एक? दो होंगी सर। अब दो होंगी, क्यों दो होंगी? सर एक वॉल के अलोंग होगा और एक फ्लोर के अलोंग। पहले तो बताइए, क्या ये वॉल को प्रेस कर रहा है? हाँ सर अब कर रहा है। वॉल को प्रेस कर रहा है? हाँ सर इस फोर्स की वजह से वॉल को प्रेस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा सर। तो वॉल पलट के क्या देगी इस पे? एक नॉर्मल रिएक्शन। N1। और क्या ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, फ्लोर को? हाँ सर। वेट की वजह से उसको प्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से ग्राउंड क्या देगा इस पे? एक नो N2। वो अपने और आप देख रखना, जो चीज लगा रही है वो अपने परपेंडिकुलर लगा रही है, तो वॉल अपने परपेंडिकुलर लगा रही है, फ्लोर अपने परपेंडिकुलर लगा रहा है। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। जल्दी बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। चलो अभी देखो आगे, देखो और धीरे धीरे पीएचडी कराते हैं तुम्हें। ये एक इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल कितना है? थीटा। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक बॉडी। एक m मास का छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, बोलो चल जाएगा? यस सर। बताओ इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगी? हाँ सर लगेगी। हाँ सर। कैसे पता? सर ग्रेविटी नीचे लगेगी सर, और फिर उसका जो कंपोनेंट आएगा वो जो भी। देखो इस पे जो बेटा वेट लगेगा, वेट mg, वो तो नीचे ही लगेगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। ये mg किस तरफ लग रहा Yes, होगा? sir. अर्थ के परपेंडिकुलर। लेकिन अब इस mg के हम लोग दो, अब इस mg के हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। एक प्लेन के परपेंडिकुलर sir. और दूसरा प्लेन के अलोंग। अलोंग। ये सिखाया गया आपको वेक्टर्स में। यस सर। ये वाला एंगल कितना हो जाने वाला है, जल्दी बताइए? थीटा। थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा? mg cos थीटा।
और ये वाला कितना आएगा? एम थीटा। अब जो मैं पूछ रहा हूं उससे सोच के बताओ, जो mg sin थीटा है क्या उसकी वजह से सरफेस को दबा रहा है या mg sin थीटा की वजह से सरफेस के अलोंग नीचे आ रहा है? सरफेस के अलोंग नीचे आ रहा है। mg sin थीटा का काम क्या है? सरफेस को दबाना कि ब्लॉक को नीचे लेके आना? ब्लॉक को नीचे लेके आना। लेकिन mg cos थीटा की देखो, mg cos थीटा की वजह से सरफेस को दबा रहा होगा कि नहीं दबा रहा होगा? हाँ सर। और अगर सरफेस को दबा रहा होगा, सरफेस को प्रेसिंग हो रही होगी, इस वाले mg cos थीटा से सरफेस को प्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? कर रहा है सर। तो सरफेस अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगा देगा इस पे? बोलो। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अपने परपेंडिकुलर लगाई ना सरफेस में। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? हाँ सर। क्या तुमको ये बात समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? आ गई सर। पक्की बात है? हाँ सर। कोई भी डाउट है तो यहीं पे पूछ लीजिए। नो। पक्की बात? यस सर। वेरी नाइस। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल रिएक्शन क्यों है। अब मैंने आपको उस टाइम शुरू में बताया भी था, अब आपको ये बात समझ में आई कि नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स। हाँ सर। व्हाई इट इज अ कांटेक्ट फोर्स? ये तभी लगेगी जब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा? प्रेस कर रहे कांटेक्ट होगा। बोलो हाँ या ना? लगेगा। जैसे तुम एक बात बताओ ना यार, हाँ सोच के सर। बताओ। ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये बॉडी है, ऐसे रखी है हवा में। क्या नॉर्मल रिएक्शन होगी इनके बीच में? नहीं सर। भी नहीं सर। व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम? जीरो। जीरो। जीरो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कैसी फोर्स हो गई? बाय कांटेक्ट। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये प्रेस करेगा इसको यार, नहीं सर। दबाएगा उसको। बताओ सोच के। नहीं सर। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। इसको आप ऐसे मान के चलिए, आज तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं बचा है, 20-25 मिनट ही बचे हैं। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम इसको, नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे हम इसी के बारे में। FBD पूरे मैकेनिक्स की या पूरे फिजिक्स की बैकबोन है। बैकबोन बोले तो जिस बच्चे को FBD बनाना आ गया उसका 50% काम आसान हो गया, और जिस बच्चे को FBD बनाना नहीं आया वो हमेशा स्ट्रगल करता है while solving the physics problems। क्या बोला मैंने? बात समझ में आती है? यस यस सर। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग FBD सर आप म्यूट। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको FBD अच्छे से आज। आना चाहिए। बोली बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। FBD का मतलब क्या है? It is a diagram which shows all the forces applied on the body। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया। पढ़ लिया? हाँ सर।
ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं, अगर आप किसी भी बॉडी का क्या बना रहे हैं, FBD एफबीडी बना आप म्यूट पे हो। अरे यार ये म्यूट कैसे हो जा रहा है बार बार। अगर एक डायग्राम अपन बना रहे हैं, किसी भी बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं, तो उस एफबीडी में आपको सारी फोर्सेस दिखाओगे जो उस बॉडी पे क्या कर रही होंगी, एक्ट करे। लग रही होंगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो फोर्सेस वो बॉडी खुद लगा रही होगी किसी दूसरी बॉडी पे, वो फोर्सेस नहीं दिखाई जाती हैं। सिर्फ वो फोर्सेस दिखाई जाती हैं जो उस बॉडी पे लग रही है। लग रही हैं। इसलिए इस बात की फीलिंग होना बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट कि कौन सी फोर्स बॉडी पे लगती है और कौन सी फोर्स बॉडी खुद लगा रही, जैसे वेट लगाती है। बॉडी लगाती है कि वेट बॉडी पे लगता है, लगता है। बॉडी पे लगता है। ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? यस सर। तो आप एफबीडी में वो सारी फोर्सेस दिखाओगे जो सारी फोर्सेस बॉडी पे क्या करती हैं, लग रही है। लगती हैं। जो फोर्स वो खुद लगा रहा है किसी दूसरी बॉडी पे, फिर वो कहाँ दिखाई जाएंगी, वो दूसरे बॉडी, वो उस बॉडी के एफबीडी में दिखाई जाएंगी जिसपे वो लगा रहा है। समझ आई बात कि नहीं आई बात? यस सर। आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर। एक और बड़ा पॉइंट, एफबीडी बनाते टाइम न्यूटन के थर्ड लॉ का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें सारी फोर्सेस दिखानी होती है और हमें ये भी पता है कि अगर ए बॉडी बी बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रही है तो उतना ही फोर्स बी बॉडी ए बॉडी पे लगा रही होगी कि नहीं? इसका मतलब अगर आपने वो फोर्स बी के एफबीडी में दिखाई है टुवर्ड्स राइट, तो वही फोर्स ए के एफबीडी में किधर दिखाई जाएगी, सोच के बताओ। टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बात चमकी नहीं चमकी? यस सर। यस सर। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सेवरल एग्जांपल्स कि क्या होता है एफबीडी, कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे बेसिक एग्जाम्पल, ये आपका फ्लोर है। फ्लोर पे क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। ब्लॉक। आपको ब्लॉक का एफबीडी बनाना है अलग से और फ्लोर का एफबीडी बनाना है अलग से। तो ब्लॉक के एफबीडी में आप क्या दिखाओगे, नीचे की तरफ सर। ब्लॉक के एफबीडी में हम दिखाएंगे वो फोर्सेस जो किस पे लग रही हैं, ब्लॉक पे। और सरफेस के एफबीडी में हम क्या दिखाएंगे, जो सरफेस पे लग रही है। सरफेस लग रही है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। चलिए बताइए ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं जो ब्लॉक पे लग रही हैं। सर वेट और रिएक्शन। एक तो mg लग रहा है नीचे कि नहीं लग रहा है? यस सर। हाँ सर। ये mg ब्लॉक लगा रहा है कि ब्लॉक पे लग रहा है? लग रहा है सर। लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है। अर्थ लगा रहा है। दूसरा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा ऊपर की तरफ? यस सर। ये नॉर्मल रिएक्शन भी बॉडी लगा रही है कि बॉडी पे लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। लगा कौन रहा है? फ्लोर। सरफेस लगा रहा है। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? यस सर। ये वो दो फोर्सेस हैं जो इन दोनों बॉडी पे क्या हो रही हैं, लग रही है। लग रही हैं। अब बताओ किसका एफबीडी बनाना है? फ्लोर का। फ्लोर का। तो बताओ फ्लोर के एफबीडी में क्या आएगा, सोचो जरा थोड़ा सा ध्यान से। लेट्स सी आप कितना अच्छा सोच पाते हो। तो देखो इसको कैसे सोचते हैं, यहीं सिखाते हैं ऐसे डेवलप करना। बेटा एक बात बताओ, सरफेस ने या फ्लोर ने बॉडी पे नॉर्मल डायरेक्शन किधर लगाया? ऊपर। ऊपर लगाया कि नहीं लगाया? यस सर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? ऑपोजिट, मतलब नीचे लगेगा सर। अगर फ्लोर ने बॉडी पे एन ऊपर लगाया है तो बॉडी फ्लोर पे उतना ही एन नीचे लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी? बोलो हाँ या ना? यस सर। यानी कि इसके एफबीडी में आप यही सेम एन दिखाएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। कौन से लॉ से आया ये चीज? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ से। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। ऑलराइट। एग्जाम्पल 2। चलो देखते हैं तुम्हें कितनी फील आई ये चीजों की। ये क्या है?
फ्लोर। फ्लोर है। एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो? हाँ सर। ट्राई करो, गलत करोगे कोई बात नहीं, सीखोगे लेकिन फिर उसी से। ये एक ब्लॉक है M1, इसके ऊपर एक दूसरा छोटा ब्लॉक रखा है M2। सोच समझ के M2 का FBD बनाइए, फिर M1 का FBD बनाइए, और फिर फ्लोर का FBD बनाइए। ट्राई करिए, वो सारी फोर्सेस दिखा दीजिएगा जो इन पे लग रही होंगी। ट्राई करिए। बना लिया? हाँ सर होगा। सर 1 मिनट, बना बना। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया सर। हो गया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. चलो बताओ, M2 पे क्या क्या दिखाया तुमने? M2 पे तो सिर्फ वो सर वेट M2G नीचे और उसका रिएक्शन M2G ऊपर। अब देखो बेटा, ध्यान सुनो। जो M2 है, जब M2 पे वेट लगेगा तो M2 इस वाले सरफेस को दबाएगा कि नहीं दबाएगा? बोलो हाँ या ना। दबाएगा सर। तो ये सरफेस पलट के क्या दे रहा होगा उस पे? जल्दी बोल। ऊपर की तरफ M2G रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रहा होगा। उस रिएक्शन को अपन ने क्या नाम दे दिया? जल्दी बताओ। N2। N2। और ये जो सरफेस है, ये यही वाला सरफेस तो है M1 का टॉप वाला सरफेस। बोलो देखो। यस सर। यस सर। अब तो वो किसका N2 FBD नीचे लगा। अब किसका FBD दिखाएंगे? M1 का। तो कितने लोग को समझ में आया? सबसे पहला काम तो ये करो, इस पे यही वाला N2 पलट के दो। बोलो समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। कौन से लॉ से? थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ। क्यों भैया, अगर इसने M2 पे N2 ऊपर दिया था तो M2 इस पे N2 नीचे दे रहा होगा। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। सही बात। बाकी फोर्सेस देखो, क्या इस पे इसका वेट लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर। यस सर। उस वेट की वजह से क्या ये फ्लोर को प्रेस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस हाँ सर। सर।
तो फ्लोर इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर देगी? ऊपर की ऊपर तरफ की तरफ उसको कितना मान लिया अपन ने? N1 और M1 उतना जी, ही हाँ नॉर्मल सर N1 उतना ही नॉर्मल रिएक्शन पलट के किधर देगा? फ्लोर पे। फोर्स का किधर? नीचे की तरफ। नीचे। क्या आप में से किसी ने सही बनाया था? हाँ हाँ सर। सर बोलिए, सही बनाया था? हाँ सर। और प्लीज ये बेवकूफी मत करिएगा जेम्स बॉन्ड बनने की अभी कि सर N2 बरा की जगह हम M2G लिख दें या N1 की जगह हम M1G लिख दें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वेट के बराबर ही हो। तो आप नॉर्मल को N1 N2 से ही लिखेंगे, वेट को M1G M2G से ही लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर क्विकली टेल मी, इज दिस क्लियर और नॉट? यस चलो सर एक क्लास क्वेश्चन है सर। आप पूछिए। सर ये वाले आप पूछिए। सर इसमें सर फ्लोर पे ये नहीं लगेगा सर N1 प्लस N2? नहीं, N1 प्लस N2 क्यों लगेगा? N2 किसने लगाया था? तो सेकंड सर वाले ऊपर वाले का। ऊपर वाले सरफेस ने। बोलो हाँ या ना? हाँ सर तो ऊपर वाले सरफेस ने बॉडी पे ऊपर लगा दिया, बॉडी ने उतना ही उस सरफेस पे नीचे लगा दिया, एक्शन रिएक्शन खत्म हो गया, बात खत्म। हाँ सर यस सर यस। चलो बताओ, इस बार गलत नहीं बनाना बेटा। ये क्या है? सर वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में फ्लोर पे जो N1 लग रहा था सर, वही ऊपर भी लगाने को दिखाना चाहिए था ना। तो दिखाया नहीं है क्या हमने? दिखाया तो है M1 वाले ब्लॉक पे। नहीं सर लास्ट वाले में। कहाँ हाँ लास्ट वाले? सर यस सर यस सर। सर कुछ नहीं मेरे को, मैं देखा नहीं। समझ आ रहा है क्या कॉन्फ़िगरेशन है? हाँ बनाइए एफबीडी सबका, M1 M2 M3 फ्लोर चारों का एफबीडी बनाइए जल्दी से। हो गया सर। यस सर हो। बन गया भैया? हाँ सर बन गया। चलो कहाँ से बनाना शुरू करें? सर थर्ड वाले से चालू कर। M3 से चालू करते हैं। हाँ भैया, M3 पे वेट लगेगा नीचे की तरफ, यस सर हाँ M3 सर और इसकी वजह से ये इन वाले सरफेस को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? यस सर। सब आएंगे सर। M2 के टॉप वाले सरफेस को। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर तो वो उस पे बेचारा हार के क्या देगा? एक नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन देगा। अगला एफबीडी किसका बनाते हैं? N2 का सर M2 का सॉरी। पहला काम क्या करना चाहिए? पहला काम, सबसे पहला काम सर N3 को N3 पहले नीचे की तरफ। N3 लगाओ नीचे, क्योंकि अगर इस सरफेस ने उस पे N3 ऊपर दिया था तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ से इसको पलट के N3 नीचे वापस कर रहा होगा। सत्य बात है। यस सर। हाँ सर बाकी इस पे नीचे क्या लग रहा होगा? सोचो। M2G उसकी वजह से ये और M1 के ऊपर टॉप फिर सरफेस N2। को दबा रहा होगा। यस सर। यस तो सर बेटा ये पलट के उस पे ऊपर की तरफ क्या देगा? जल्दी बताओ। नॉर्मल देगा N2। अरे दबा रहा है कि नहीं दबा रहा है यार? सच्ची बता। यस सर। अच्छा, अगला एफबीडी सर M1 के ऊपर। M1 M1 का बनेगा। भैया M1 के जो सरफेस है उसने M2 को ऊपर की तरफ नॉर्मल दिया था, तो उसने पलट के इसको नॉर्मल तो कितनी नीचे लगाई हो? यस सर N2 दे देगा। N2। और इस पे और क्या लग रहा होगा?
M1G लगा M1G होगा। नीचे है। क्या उसकी वजह से ग्राउंड को दबा रहा होगा? यस यस सर। सर। तो हाँ, सर, ग्राउंड एक तो नॉर्मल ऊपर दबा रहा होगा n किस तरफ? N1 यस सर। क्या Yes, sir. n1 ले लो, n1 ऊपर की तरफ, बोलो क्लियर है? यस सर। हाँ सर। और जितना नॉर्मल ये ग्राउंड पे लगा रहा होगा, मतलब ग्राउंड इस पे नीचे लगा रहा N1 होगा, लग जाएगा। उतना ही नॉर्मल N1 ये सर नीचे ग्राउंड आ पे दे रहा होगा नीचे। हाँ सर। किसी ने सही बनाया था एफबीडी पूरा? यस यस सर। सर। हाँ सर। क्या आपको एफबीडी और नॉर्मल का फंडा क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। नॉर्मल कब लगती है? जब कांटेक्ट होता है, ये बोलना सही है? क्या ये ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अगर दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट है तो उनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी ही होगी? यस। नहीं पक्की सर, बात? नहीं सर, गलत है सर, गलत है सर। नहीं जैसे सर, यहाँ प्रेस करना चाहिए। यहाँ देखो, प्रेस करना चाहिए। ब्लॉक और वॉल के बीच में कांटेक्ट था पर नॉर्मल थी। नहीं सर। नहीं सर, प्रेस करना चाहिए। नॉर्मल के लिए दो चीजें जरूरी है, कांटेक्ट होना चाहिए और कांटेक्ट के साथ साथ क्या होनी चाहिए? प्रेस। प्रेसिंग होनी चाहिए, दबाना चाहिए। एक्शन, वो दबाना ही एक्शन है, तब पलट के सरफेस क्या देता है? रिएक्शन। समझ आई बात कि नहीं आई बात समझ में? यस सर। यस। और अंतिम चीज, एक्शन रिएक्शन वाला जो लॉ है, उसमें एक्शन और रिएक्शन फिजिकल एक्शन रिएक्शन है कि फोर्स के एक्शन रिएक्शन है? और सर, फोर्स के एक्शन। ये चमका आपको नहीं चमका? यस सर। आई होप यू आर क्लियर विद द एंटायर लेक्चर। कोई दिक्कत? नो नो सर। भाग जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर, हाँ बोलो। सर ऑफलाइन क्लासेस खुल रहे क्या सर? वो आया है ना 4 तारीख से। क्या है? 4 अक्टूबर से पर महाराष्ट्र मुंबई में दिवाली के बाद डिसीजन लेंगे। हाँ बेटा, अभी मुंबई में नहीं खुलेंगे, मुंबई में नहीं, भी टाइम मुंबई लगेगा। में तो वो बीएमसी कमिश्नर लेगा ना डिसीजन। हाँ अभी हाँ, टाइम दिवाली लगेगा ऑफलाइन खुलने में। ओके सर, सो मतलब कब एक्सपेक्ट? दिवाली के बाद ही होगा? अभी बेटा आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट राइट नाउ, बट जब भी खुलेगा उससे कम से कम एक वीक पहले आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके राइट? सर, ठीक है। ओके। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।